और लॉफुली हम लोगों को हमारा कंसिडरेशन पे कीजिए जो हमारे सेल किए हुए गुड्स का बनता है। द थर्ड इज सेक्शन 124 to 147 इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी एंड गारंटी के अंदर में हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई पार्टनर या कोई पर्सन हमारे लिए हमारे बिहाफ पर कोई भी अमाउंट एक्सपेंड और इनकर्ड करता है, सो इट विल बी अ गारंटी एंड यहाँ पर एक अमाउंट पे करना पड़ेगा गारंटी के फॉर्म में हमें उस पर्टिकुलर पार्टी को जिसने हमारे बिहाफ पर हमारे लिए खर्च किया होगा। दिस इज कॉल्ड इंडेमनिटी। फोर्थ, द सेक्शन 148 to 181 बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट में हम गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या गुड्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी कंसीडरेशन। हम स्पेशल पर्पस के लिए किसी को गुड्स ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट एनी कंसीडरेशन। बात को ध्यान से समझिएगा, सिर्फ यहाँ पर गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है बिना किसी पैसे के। इसका मतलब है कि जिसको हमने गुड्स दिया है हम उससे वापस भी ले सकते हैं। सपोज हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स रेड पड़ने वाली है, तो मैंने क्या किया, अपने घर की 4 कारों को 4 अलग अलग रिलेटिव्स को बांट दिया कि जैसे ही इनकम टैक्स की रेड कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपनी कार आप लोगों से वापस ले लूंगा। तो उस केस में ये बेलमेंट हुआ जिसमें मैंने अपनी कार स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने 4 रिलेटिव्स को दी। वो 4 रिलेटिव्स उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब मेरा स्पेशल पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उनको वापस भी मांग सकता हूं। सो इसका मतलब बेलमेंट में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरी पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन उसके अंदर वो पर्सन उस पर्टिकुलर गुड्स को यूज कर सकता है। प्लेज के अंदर में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट प्लेज के अंदर में गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सिक्योरिटी रीजन के लिए, अमाउंट के लिए, मनी के लिए ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि मैं यहाँ से गुड्स किसी और के लिए अगर ट्रांसफर करने जाऊंगा तो ट्रांसफर करने का एक अमाउंट ले लूंगा, काम खत्म। यानी कि मुझसे गुड्स नहीं मांगा जाएगा, मैंने तो गुड्स ट्रांसफर कर दिया, डिलीवर कर दिया, जिसके लिए भी आपने मुझको ट्रांसफर करने के लिए कहा था, उसके लिए मेरे को रेम्यूनरेशन यानी कि मेरे को पेमेंट मिल चुका। तो इसका मतलब प्लेज में मैं गुड्स का यूज नहीं कर सकता, लेकिन बेलमेंट में गुड्स का यूज किया जा सकता है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसा होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, इसलिए आपको समझा रहा हूं। लास्ट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट बनने वाला है, सॉरी 5th सेक्शन, इसके बाद लास्ट आएगा। 5th सेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 182 to 238 एजेंसी। एजेंसी फंक्शन का मतलब है जिसके अंदर में हम एज अ ओनर और एज अ पार्टनर भी फंक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने बैंक को देखा होगा, बैंक में हम लोग बेसिकली जाते हैं तो अपना अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं या विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, बट बैंक उसके अलावा कुछ एजेंसी फंक्शन भी करता है। लाइक बैंक कैन पेड आर EMIs, आर LIC प्रीमियम। बैंक हमारे बिहाफ पर ये सब पे कर देता है, उसको एजेंसी फंक्शन बोला जाता है, और बैंक इसके अगेंस्ट में हम लोगों से कुछ एनुअल अमाउंट चार्ज करता है। ATM सर्विसेज बैंक का जो देना होता है वो भी एजेंसी फंक्शन जैसा ही होता है। हम DD बनवाते हैं, ये भी एजेंसी फंक्शन होता है, डिमांड ड्राफ्ट। सो एजेंसी फंक्शन के अंदर में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वर्क करते हैं और उस पर्टिकुलर वर्क के लिए हम लोगों को रेम्यूनरेशन मिल जाता है। नाउ स्पेशल पॉइंट, सेक्शन 239 टू सेक्शन 266 पार्टनरशिप। इस एक्ट में समझाया गया है हु कैन डू दी पार्टनरशिप, कौन पार्टनरशिप कर सकता है, पार्टनरशिप के क्या रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या बेसिक उसके रूल एंड रेगुलेशन या फंडामेंटल्स होंगे, ये सब कुछ पार्टनरशिप के अंदर में समझाया गया था, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट है। बाद में इसको जाकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से रजिस्टर्ड कर दिया गया। इसलिए आपको बता रहा था दैट पार्टनरशिप बेसिकली इज अ काइंड और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और क्यों है वो? बिकॉज द पार्टनरशिप कम्स आउट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज बेसिकली is a part of Indian Contract Act 1872. On 1st October 1932, some provisions of Indian Contract Act 1872 were transferred to the Indian Partnership Act 1932. Then it came into force on 1st October 1932. 12th की बुक्स में आपको ये ज़रूर दिखाई देगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये क्लियर है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में फोर्स हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था, बट ऑन विच डेट?
तो मैं आपको डेट बता रहा हूं, ऑन 1 अक्टूबर 1932 सम ऑफ द प्रोविजंस were transferred from the Indian Contract Act 1872 on 1st October 1932. That's why the Indian Partnership Act came into force on 1st October 1932. After 1 year, on 1st October 1933, another section 69 was passed for the non-registration impact. एक साल बाद अक्टूबर 1, 1933 को एक और नया सेक्शन 69 पास किया गया, जिसके अंदर में ये समझाया गया था कि अगर आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं किया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। हाउएवर, बाद में ये मैंडेटरी नहीं रहा कि आपको पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, बट अब अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर्ड योर पार्टनरशिप फर्म, राइट। अब हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल हुआ सेक्शन 239 से 266 तक। अब जब नया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना, तब हमने कुछ ओवरऑल 74 न्यू सेक्शंस बनाए, इसलिए मैंने लिखा भी होगा पार्टनरशिप एक्ट कंसिस्ट ओवरऑल 74 सेक्शंस, thus partnership is a kind or type of contract because it is based on Contract Act 1872। जब ये क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप 1932 के एक्ट में 1872 का भी कुछ पार्ट है, 1932 का भी कुछ पार्ट है, तो ये कैसे एप्लीकेबल होता है उसके लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, चेक करिए। फंक्शनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज स्टिल solved with the help of the Indian Contract Act 1872 सेक्शन 239 to 266। आज भी पार्टनरशिप की जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है, रनिंग है, मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है। बट 1932 एप्लीकेबल पास होने के बाद जो नए सेक्शन 74 बनाए गए थे वो फंक्शनिंग, मैनेज या मैनेजमेंट करने के लिए, रन करने के लिए नहीं बनाए गए थे। दे आर फॉर्म्ड, दे आर इम्प्लीमेंट टू सॉल्व द एडिशनल लीगल इश्यूज विच वर अराइज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट 1932। सो मैं कहना चाहता हूं कि 1932 के अंदर जितने भी नए 74 सेक्शंस आए हैं उनकी वजह से हम पार्टनरशिप के एडिशनल लीगल इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, बट कंपनी की फंक्शनिंग आज भी हम 1932 के अकॉर्डिंग नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट द पार्टनरशिप बेसिकली अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, हियर इज योर डेफिनेशन। In our previous class 11th, we all had been discussed about the basics of accounting as well as about the sole tradership. Some disadvantages and limitations of sole tradership have become the advantages for the setup of a new business organization structure which is known as partnership. Like in sole tradership, there were one man invested the capital and who has to undertake all the liabilities with the risk. But one man control are generally limited and the consequences are as follows. Facing some problems to enhance the business operating space and areas, the profit margin is so too low and the degree of risk is very high. Therefore, some person may combine and enter into an agreement to form a partnership. Meaning, partnership is a voluntary contract. देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्यों आया? बिकॉज बेसिकली पार्टनरशिप इज नॉट बेसिकली अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें समझाया जाता है कि आप कब और किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो पार्टनरशिप इज अ वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू कॉम्पिटेंट person to place their money, effect, labor and skill, and there will be a sharing of profit between and amongst them। मतलब पार्टनरशिप एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट है, एक स्वतंत्र, एक खुला हुआ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई भी कभी भी आ सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर और अपनी एबिलिटी और कैपिटल को प्लेस कर सकता है, और जिस बिजनेस के अंदर में उनकी कैपिटल या एबिलिटी प्लेस की जाएगी, साथ में आएंगे उस बिजनेस के प्रॉफिट को उन सभी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। Then partnership is an association between two
or more person who agreed to do business and share its profit and losses, the partnership act both as agent and principal of the firm. So partnership एक एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो किसी ऐसे बिजनेस को रन करने के लिए अग्री करते हैं जिसका प्रॉफिट और लॉस उनके संग शेयर किया जा सके, और पार्टनर्स उस फर्म के अंदर में एजेंट भी बन के काम करते हैं और मालिक बन के भी काम करते हैं, और इसी एक पॉइंट को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया जाता है. राइट. डेफिनेशन. पार्टनरशिप. Partnership is a relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all according to the Indian Partnership Act 1932 Section 4. This is the official definition for the partnership. मतलब partnership एक relation है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अग्री या तैयार हुए हैं जो उनमें से किसी भी एक के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है या सभी के साथ मर्ज करके एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है. ऑन द बिहाफ ऑफ द डेफिनेशन, मीनिंग एंड सम फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप आर एज फॉलोज और अंडर. तो मैंने इसी डेफिनेशन के बिहाफ पर कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ फीचर्स दे सकूं. लाइक पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. सो फर्स्ट पॉइंट बन जाता है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन. मतलब पार्टनरशिप में कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो पहले पढ़ लेते हैं देन उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. देयर मस्ट बी मिनिमम 2 members आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, but there is no guideline for the maximum number of partners in the Indian Partnership Act 1932, but Companies Act 2013 Section 464 restricted the numbers of partners to 50. मतलब ये कहा गया है कि 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स थे 2, बट वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं दिए गए थे. तो फिर रूल एंड रेगुलेशन कहाँ से आए? रूल एंड रेगुलेशन आए कंपनीज एक्ट 1956 से. मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा. जब हमने 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट